अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। भारत ने जारहियत की तमाम हदें पार करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर राज्य सभा का इजलास हुआ। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 ख़त्म करने का बिल राज्य सभा में पेश करते हुए बताया कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। खुसूसी आर्टिकल ख़त्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर अब रियासत नहीं बल्कि विफाकी इकाई कहलाएगा, जिसकी कानून साज असेंबली होगी। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए वादी जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से अलग करने का फैसला किया है। लद्दाख को विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिया जाएगा, जहां कोई असेंबली नहीं होगी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मजीद 8,000 फौजी भेज रही है। इससे पहले भी बड़ी तादाद में भारतीय फौजी वहाँ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी 35,000 इजाफी फौजी मकबूजा वादी में भिजवाए गए थे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला भी नज़रबंद हैं और वादी में इंटरनेट भी मुअत्तल है। वादी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से तकरीबन 70 लाख जो कश्मीरी अवाम है वो अपने घरों में महसूर हैं। कोई इंटरनेट सर्विस वहाँ पर नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम इस वक्त काम नहीं कर रहा। भारत कश्मीरियों के हक़ आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को अपनी हठधर्मी और जारहियत की भेंट चढ़ा कर सल्ब करना चाहता है। ऐसे में कश्मीरी अवाम का मुस्तक़बिल क्या होगा, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज अपने पैनल से। हमारा सवाल ऐसे है, भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके यूनियन इलाके का दर्जा देने का मोदी सरकार का फैसला, खित्ते पर इसके क्या नताइज मुरतब होंगे। ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, कोई डिबेट नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया, क्या इस सारी सूरत हाल के नताइज निकल सकते हैं? देखिए, अगर किसी इलाके में आप सिविलियन मार्शल लॉ लगा दें तो उसमें बिल की क्या हैसियत होती है, कानून की क्या हैसियत होती है। ये एक सिविलियन मार्शल लॉ लगाया है उन्होंने उधर, और बहुत बहुत वाज़े पैगाम दिया है। मुझे तो ये ख़दशा है कि भारत ग़ालिबन जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है और जंग वाली सूरत हाल क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्या जो भी कानून आप बना लें, जैसा भी कर लें, जिस तरह भी कब्ज़ा कर लें, कब्ज़ा तो कब्ज़ा ही होता है, और उसके ख़िलाफ़ जब तहरीक चलती है और वो अगर आज़ादी की तहरीक होती है तो वो इस किस्म के क़वानीन से बालातर होती है। इस तरह के क़वानीन, इस तरह की बदतरीन इंसानियत सोज़ मज़ालिम, इनसे आज़ादी की तहरीकें रुका नहीं करती। ये भारत को समझने की ज़रूरत है। भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है। उसका जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा बेनकाब हुआ है। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या सबक है, ये बहुत अहम है। और क्या हम इस चीज़ को अनडू करवा सकते हैं दुनिया से, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस लेगी? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की एक क्लियर कट वायलेशन है। क्या हिंदुस्तान के बारे में मगरिब का रवैया तब्दील होगा? क्या जो मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज़ मज़ालिम हो रहे हैं उसकी बुनियाद पे दुनिया की आवाज़ें उठेगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी एक बड़ा जो है वो कंडेमनेशन आई है, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। लेकिन जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर कोई एक्शन नहीं होगा, आपके लिए ये लड़ाई मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। क्योंकि जब तक आप इसका ये स्टेटस अनडू नहीं करवाते तो मेरा ख्याल है हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी। डिप्लोमेटिकली हमें बहुत तेज़ी से मूव करने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो कश्मीरी लड़ रहे हैं, और भारत के लिए सिर्फ़ एक पैगाम है कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बिल्कुल। मज़हर साहब, इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी है, कई भारतीय तजियाकार भी इस पे यही कह रहे हैं कि ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल कश्मीर में बनी, वो पहली दफ़ा इस तरह देख रहे हैं। हत्ता कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद नहीं है, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। सयाहों, भारतीय यात्रियों को पहले वापस बुला लिया गया था। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, दफ़ा 144 नाफिज है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें बिल भी पास हो जाना, क्या नताइज निकल सकते हैं इसके? देखिए, अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मुज़म्मत है। आप बाकी छोड़ें, कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में एक डिक्लेयर्ड कातल
डिक्लेयर्ड इंसानियत का मुजरम, डिक्लेयर्ड दहशत गर्द, एक हिंदू इंतहा पसंद, एक जनूनी दुनिया की बड़ी जमहूरियत, सेकुलर, रोशन ख्याल, लिबरल होने के दावेदार मुल्क का सरबराह है जिसका नाम आला हजरत नरेंद्र मोदी है, जिसे आधा भारत कातिल मानता है, जिस पर कल तक अमेरिका, बरतानिया, यूरोप आने पर पाबंदी थी। कहाँ गई मुहज़्ज़ब दुनिया, कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गए इंसानों के हकूक़। मुनाफ़क़त मुनाफ़क़त मुनाफ़क़त, मुसलमान का खून बहे शाम में, इराक़ में, म्यांमार में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, सारे भाषण किताबी निसाबी रह जाते हैं। और अपना एक बंदा भी कहीं मर जाए, कहीं सड़ जाए, कहीं गल जाए, कहीं कैद हो जाए, पूरी इंसानियत और तहजीब आगे आ जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितनी बदकिस्मती की बात है कि 1.5 अरब इंसानों पर एक पागलों का एक जत्था राज कर रहा है। 1.5 अरब हिंदुस्तान पागल खाने में बदल चुका है। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालो, हिंदुस्तानी तरीक से मुसलमानों को निकालो, शहरों देहातों से मुसलमानों को निकालो, किताबों कहानियों से मुसलमानों को निकालो, मुसलमान नामों पर एतराज़, मुसलमान कामों पर एतराज़, सरेआम तशद्दुद, सरेआम कत्ल, सरेआम इज्जतें लुटनी। कितनी बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों का खून सस्ता है, गाय मूत्र कीमती हो गया है। दिमागों से आ रही शर्म प्रूफ ये जानवर नुमा जो आज इलेक्टेड जिसको आप कह रहे हैं और जो असम्बलियों में बैठे हैं, इस दौर में कहते हैं गाय मूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है। शर्म करो। यकीन जानिए मोदी को एक और टर्म मिल गई तो भारतीय पार्लियामेंट में 5% गाय कोटा होगा, ताजमहल की जगह गाय बंदी खड़ी मिलेगी, नोटों पर गांधी की बजाय गाय की तस्वीर होगी, मोदी की एडवाइजर देश की सबसे बूढ़ी गाय होगी, रा की चीफ कंसल्टेंट गाय होगी। और शाहरुख, आमिर, सलमान चूंकि मुसलमान हैं, इन्हें हुक्म मिलेगा कि साल में एक ऐसी फिल्म जरूर करें जिसमें गाय हीरोइन हो। शर्म करो। ये है तुम्हारी टेक्नोलॉजी, ये है तुम्हारा लिबरलिज्म, ये है तुम्हारा सेकुलरिज्म। इस बेहुदा इकदाम पर इस खित्ते पर भी असर पड़ेगा, दुनिया पर भी असर पड़ेगा, इंसानियत पर भी असर पड़ेगा, और ये तहरीक दबेगी नहीं, ये एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। और भारत को याद रखना चाहिए कि 50 छोटी और 17 बड़ी तहरीकों पर भी असर पड़ेगा, नागालैंड, मिजोरम पर भी असर पड़ेगा, मणिपुर, असम पर भी असर पड़ेगा, भारतीय पंजाब पर भी असर पड़ेगा, लद्दाख, अरुणाचल पर भी असर पड़ेगा, और कश्मीर पर भी असर पड़ेगा। और मोदी जितने जुल्म करता जाएगा उतना ही हारता जाएगा, ये लिखा हुआ है। और जो हम नहीं कर सकेंगे भारत के साथ, जो पूरी मुस्लिम दुनिया नहीं कर सकी भारत के साथ, वो मोदी अपने भारत के साथ कर रहा है। और ये इसका अंजाम जब निकलेगा तो ये सारे जो आज जंगी जनून में भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, सैयद अली गिलानी साहब की एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहते हैं अथॉरिटीज़ को कि भारत तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो आपके ख्याल में अब ये जो सारी सूरत हाल बनी है, ये बेनकाब भारत होगा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी? क्या इस सारी सूरत हाल के नताइज निकल सकते हैं? ये होगा वाली बात जो है ना, ये समझ में नहीं आती। ये कब से हो रहा है? ये जैसे आप बैनुल-अक़वामी बिरादरी कहते हो, बैनुल-अक़वामी ज़मीर कहते हो, इस नाम की कोई चीज़ कभी कहीं मौजूद नहीं थी। जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, ये बनीना इंसान की पूरी तारीख पे मुहित है ये कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, और बेनकाब होने वाली कोई बात नहीं, चूँकि पहले कौन सा नकाब उनके चेहरे पे है। आपने बात की है नताइज की, तो नतीजा सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है, और इस कुछ में वो सारा कुछ भी शामिल है जिसका जिक्र करते हुए एक सेंसिबल आदमी 1000 बार सोचता है। दुआ ही बंदा कर सकता है कि अल्लाह इस खिते के हाल पे रहम करे। और यहाँ वो बेशुमार लोग याद आते हैं, ख़ास तौर पे चर्चिल की तकरीर, जिसका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे उन्होंने हवाला भी दिया था कुछ चंद हफ्ते पहले, कि ये भी आज़ादी के काबिल शाबिल नहीं है, ये लोग ये एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। उन्होंने तो लोकल रूलिंग एलीट की बात की थी, तो वो वही टोटल मंजरनामा है जो सेंसिबल लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इट इज़ अ लिटिल टू अर्ली फॉर दीज पीपल के ये आज़ाद मैच्योर लोगों वाला रवैया तो नहीं है।
آپ برا بھلا جتنا بھی کہہ لیں سوائے ایک ایسے ایک کیا اچھا بھی نہیں لگ رہا مجھے یہ بات کرتے ہوئے. کوئی پاگل آدمی ہے جس کے ایک ہاتھ میں چھرا ہے دوسرے میں اینٹ ہے, تو وہ پھر رہا ہے وہ خطے میں. اور وہ جو باقی ضمیر ضمور والی بات ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ ان کا رول ساری دنیا جانتی ہے, بڑا محدود رول ہے ان لوگوں کا. تو بہرحال یہ پاکستان کے سفارتکاروں کے لیے, پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے, لوگوں کے لیے کم اور مین نو میٹر ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بادشاہت کریں, وہ ٹرمپ سے کوئی ادھر ادھر بھاگا دوڑی وقت کم ہے, تو جو ہو سکتا ہے کر کے دیکھ لیں, ادروائز نیچر کا تو پھر اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ آگے چلیں بس اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, آپ کے خیال میں اوور آل خطے کے اوپر یہ جو ساری صورتحال بھارت کی طرف سے کریٹ کی جا رہی ہے کشمیر میں, کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ حسن صاحب نے جو کچھ کہا ہے, اب میں اس میں کیا ایڈ کروں. میں بوجھل دل کے ساتھ حقیقت یہ ہے اور نم آنکھوں کے ساتھ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں بھارت آج جو کر رہا ہے یہ بہت کم ہے. 1947 میں جب شیخ عبداللہ کو ساتھ ملایا تھا اور پاکستان کے خلاف جو سوال کیا تھا شیخ محمد عبداللہ کو, تو یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ریاست جو ہے اس کی آزاد ہری چند کے زیر اثر تھی, اس کی آزاد حیثیت کو ہم ختم نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے 53 کے اندر اس کو ختم کر کے اور وہاں پہ ریاست کا جو ہیڈ تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا نامنی تھا, وہ صدر ریاست تھا, اور وہاں پہ وزیر اعظم کا ایک عہدہ رکھ دیا اور اس کو ایک آٹونومس اسپیشل اسٹیٹس دے دیا, جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں 370 جو کانسٹیٹیوشن اسے آج ختم بھی کیا ہے اور شائع بھی کر دیا آج انہوں نے کے ساتھ. پھر 1965 میں انہوں نے صدر ریاست ختم کر کے گورنر بنا دیا اور وزیر اعظم ختم کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیا. دیکھیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, انڈیا سے ہونی بھی نہیں چاہیے. مجھے تو شکایت جو ہے اپنے ارباب اختیار سے ہے کہ جب مودی اپنی کیمپین چلا رہا تھا تو کس بیانیے کے اوپر چلا رہا تھا. وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ 370 اور 35A ہم اس کو ختم کریں گے, آزاد حیثیت سے ختم کریں گے. ساتھ میں یہ بھی ساؤنڈ کرایا تھا کہ ہم 2 یا 3 ریاستیں بنائیں گے. اب 2 ریاستوں پہ جاتا ہے کہ یہ ایک جموں اور ایک کشمیر ہوگی, ویلی کو 200 سے تقسیم کر دیں گے. ہم کیا کر رہے تھے؟ کیا ہمیں یہ آج جو بیٹھے اور ہم سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کر رہے ہیں, آج ہمیں پتہ چلے یہ جو سینٹ فتح کر رہے تھے, آیا قوم کو جب ہم نے APS کے اوپر اکٹھا کیا تو قوم ایک جذبات آ گیا, آیا ہم نے اکٹھا نہیں کرنا تھا, نہیں کیا, چلو مرضی ہے, جس کے بغیر گزارا کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو جرم ضعیفی ہے کہ وہ 3 4 6 مہینے وہاں پہ گراما کے اندر وہ کام کر رہے تھے, ہم وہاں نہیں ہوئی. ہم یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ 4 مہینے کی کارکردگی مجھے چاہیے. یہ بدقسمت کام عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ہمارے ذمہ آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی پتہ نہیں اس بیچارے کی بدقسمتی رکھی ہے. یہ کیا کہ وہ جو ٹرک کے ساتھ بنوا رہے تھے, فلچڑیاں چھوڑ رہے تھے اور پٹاخے چلا رہے تھے جمعرات کے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. یعنی کہ اس بات سے بالکل فرق ہے, ان سے کا مطلب ہے کہ بالکل ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا. کیونکہ ان کا ایک تصویراتی ایک دو ہے جنہوں نے 5-6 ڈیفنس ایکارڈ کیے ہوئے انڈیا کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ہماری وہ کر رہی ہے ریکانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ بات سمجھنے قاصر تھے جب ٹرمپ نے یہ کہا تو یہاں سے کسی نے یہ بیان نہیں دیا, ہمارے بڑوں میں کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی, وزیر خارجہ کی, کہ انڈیا نہیں مانے گا کسی کی بات. تو انڈیا امریکہ کے معاملے میں بہت تکڑا ہے. آخری بات میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت بہت کم ہوتا ہے کہ ہم UN سیکورٹی کونسل میں یہ پہلی دفعہ 70 سال تاریخ میں ہوا ہے تو ہمارا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. چین جو اظہر مسعود کے اوپر بھی ویٹو کر دیا کرتا تھا, آیا جو کہ 65 کی وار کے اندر جب اثر خان ہے تو چین کو ایک شاپنگ لسٹ بتا دی, پھر 1970 میں گئے تو شاپنگ لسٹ بتا دی اور لائی نے بلا دیکھے وہ آرڈر ایشو کر دیا تھا کہ پاکستان کو جہاز ٹینک 2 ٹینک سپلائی کر دو. آپ بتائیں کہ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کون سا ملک ہے جو بھارت کے مقابلے میں عرب کنٹری
उनके ज्यादा ताल्लुकात सऊदी अरब से और यूएई से, वो उनके अंदर बड़े बड़े उनको सैकड़ों बड़े बड़े एजाज़ात नवाज चुके हैं। अमेरिका, चाइना से आप आइसोलेट हो चुके हैं, आप अबेंडन कर चुके हैं। देखिए आप साल 1.5 साल से या चंद साल से मुल्क ने जो हाल किया है, जो बोया था फसल तैयार है, काटो, क्योंकि मुझे शिकवा इंडिया से नहीं है, मुझे शिकवा है अपनी हुकूमत से कि उसने करना था, इंडिया मेरा दुश्मन है, उसको मैं मेरी इज्जत नफ्स ठीक है। जब आप कह रहे हैं जब इलेक्शन कैंपेन में ये सारे ख्यालात का इजहार मोदी कर रहे थे उस वक्त हमारे यहाँ क्यों इस पे गौर नहीं किया गया? ठीक हो गया, बिल्कुल। इरशाद भट्टी साहब, जो मोदी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप सालिसी करें दोनों ममालिक के दरमियान, अब कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि वो इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने कहा था जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे कश्मीर के अंदर। अब अगर हम देखें तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर ट्रंप की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो जिस तरह उन्होंने कहा था कि वो किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान अगर कहता है तो वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, ये जो तरमीम की हैं, इन तरमीम के बाद मतलब है इनका कि यूएन करारदादें गैर मुअस्सर, भारत की सब अक़लियतें ख़तरे में, और ट्रंप ने जो सालसी का कहा था, अब इन तरमीम के बाद सालसी चैप्टर भी ख़त्म। अब सालसी रह किस बात पे गई? जब आप मुकर गए, आपने कहा ये हमारा हिस्सा है, हमारा एक सूबा है, हमारा इसमें कोई इजाज़त, लद्दाख में असम्बली कोई नहीं। जो कुछ इसराइल ने फ़लस्तीन में किया, इन आइनी तरमीमों के बाद वही कुछ कश्मीर में होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती भी है, और भारत इसराइल मुस्लिम दुश्मनी भी है, या पाकिस्तान दुश्मनी भी। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये जो 317 दहशतगर्दी के कैंप हैं भारत में, सिर्फ असम में 34 दहशतगर्द के कैंप हैं, और जहां 3 लाख पनाह गुज़ीन हैं। 152 ज़िले, जो 62 ज़िले दहशतगर्दों के कंट्रोल में, और इनकी फंडिंग इसराइल और यहूदी लॉबी करती है। तो ये जो लद्दाख को असम्बली से महरूम कर देना, मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में गवर्नर के इख्तियारात ज़्यादा कर देना, हिंदू आते जाएंगे, मकबूजा वादी में खरीदते जाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान अक़लियत में चलते जाएंगे। यही प्लान था इनका, और यही इनका है। करना क्या चाहिए? जो आप सब करना ये चाहिए कि भारत लेकिन करने से पहले ये ज़हन में रहे, भारत 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका का न्यूक्लियर पार्टनर है, चीन का तिजारत पार्टनर है, ईरान का दिफाई पार्टनर है, सऊदी अरब, यूएई, मुस्लिम दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ, यूरोप इसके साथ है। कुछ इनकलाबी किस्म का कुछ नहीं होना, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन अपने बहादुर कश्मीरियों को, अपने जो आज कैद में है, मकबूजा वादी जेल में है, इनका मुकदमा हमें रोज़ लड़ना पड़ेगा। ट्रंप का आपने कहा, ट्रंप इस वक्त अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, उसकी इलेक्शन मुहिम कैंपेन शुरू हो गई है, वो अफगानिस्तान से निकलकर इलेक्शन में बाकायदा जाना चाहता है, हमारे पे उसका डिपेंडेंस है। अब कश्मीर पर खुदा के लिए हम वो जो ट्रंप कार्ड है इस्तेमाल कर सकें, दुनिया को कर सकें, मुल्क को भारत का घनौना चेहरा दिखा सकें, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाएं, और सबसे पहले वजीर आजम अपनी काबीना को लेकर, तमाम सियासी क़यादत को लेकर मुजफ्फराबाद जाए, और वहां जाके तकरीर करे, कम से कम कोई लफ्जों का आसरा सही, कम से कम कोई वहां से अपनी ये जो नई मुहिम है इसका शुरू करें, तहरीक का शुरू करें। ये रोज जंग लड़नी पड़ेगी, ये इसके अलावा चारा कोई नहीं रह गया खुदा के लिए। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। जैसे हसन साहब ने कहा है, कमजोर क्या कर सकता है, और मुसलमान वो भी कमजोर। तो इसलिए जहां तक हो सके अब आप ये पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत क्या कर रहा है, इसको उठाना चाहिए मामले को। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे, ये खदशा पाया जा रहा है कश्मीरियों में भी कि फ़लस्तीन वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर में गैर मुस्लिम आबादकार आ जाएं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा, वही सारा कॉन्फ्लिक्ट जो उधर जारी है वो यहाँ पर सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि ये खदशात दुरुस्त हैं? देखिए, अगेन मैं फिर जिस तरह अभी नियाज़ी साहब बात कह रहे थे कि अगर मोदी ने अपनी कैंपेन में इस तरफ इशारा दिया था कि वो ये करेंगे और बड़े वाज़े तौर पे ये बात की थी, तो हमने प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्या लिए उसके लिए? क्या हमने अक़वाम मुत्तहिदा को उसके लिए अलर्ट किया? क्या हमने दुनिया को ये बताया कि इस चीज़ से ये भारत ये कर सकता है अगर मोदी इलेक्शन जीतते? हम क्या कह रहे थे? हम तो ये कह रहे थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मोदी अगर इलेक्शन जीता तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम तो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे।
ہم نے دنیا میں یہ نیریٹو بلڈ نہیں کیا کہ اگر مودی جیت جائے گا تو کشمیر میں یہ چیزیں وہ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم نے تھوڑی ہماری طرف سے نیگلیجنس ہوئی ہے اس حوالے سے. اور اب جو صورتحال ہے دیکھیے, اس نے تو کر لیا, اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اس نے اس کا اسٹیٹس تبدیل کرنا تھا وہ کر لیا, اس نے یہ دونوں کلوزز ڈالنی تھی وہ ڈال دی اس نے. انڈیا کی اپوزیشن نے بھی شور مچایا ہے, پارلیمنٹ میں بھی شور ہوا ہے, غلام نبی آزاد اور دوسرے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ انڈین ڈیموکریسی پہ, انڈین کانسٹیٹیوشن پہ اٹیک کہا ہے. جی لیکن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے جس طرح ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے, لیکن ڈپلومیٹکلی جو ہم انیشیٹو جن کو ہم بہت زیادہ پریز کر رہے تھے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر مودی صاحب نے یہ بات کی تھی تو وہ کس میڈیشن کی بات کی تھی, کون سی ایسی میڈیشن ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اور اگر یہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے امیڈیٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کوشش کرنی چاہیے امریکن پریزیڈنٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کہ سچویشن خراب ہو گئی ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے, مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنا نہ صرف اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی وائلیشن ہے. تو ہمارا جتنا ڈپلومیٹکلی, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہے نہیں, تو ڈپلومیٹکلی جتنا آپ تیزی دکھائیں گے, جتنا الرٹ کریں گے, اور احتیاط کرنی چاہیے جب ہم کسی کو بہت زیادہ پریز کر رہے ہوں, احتیاط کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ کے بجائے آپ کسی ٹریپ میں آ گئے ہوں. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ آپ کا مسئلہ صرف اسی سٹیج پر آپ اٹھا سکتے ہیں, باقی آپ نے اپنی انٹرنلی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے. پارلیمنٹ کا ضرور اجلاس ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے, دیکھتے ہیں کہ کتنی کنسٹرکٹیو تقریریں ہوتی ہیں. ایک یونینیمٹی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک یونینیمس ریزولوشن, لیکن بیونڈ ریزولوشن جانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کو خود پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, وزیر اعظم کو خود تمام اپوزیشن لیڈرز کا اجلاس الگ بلانا چاہیے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے. جوائنٹلی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو ہائی پاور ڈیلیگیشن ہیں وہ دنیا میں جانے چاہیے. آپ کو جتنی تیزی آپ دکھائیں گے اتنا, کیونکہ دیکھیے ابھی ہندوستان 15 اگست تک کچھ بھی اور کر سکتا ہے, یہ یاد رکھیں. اس نے اور زیادہ جو سپریشن ہے وہ وہاں بڑھانا ہے, میسیکر بھی ہو سکتا ہے, چیزیں بہت زیادہ خوفناک ہیں. کیونکہ ایون وہ لوگ جو جس طرح عمر عبداللہ ہیں یا محبوبہ مفتی ہیں, اگر ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا ہے تو آپ تصور کریں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. اور ان عزائم کو جو ہے اگر آپ نے دنیا کو نہیں پایا اور کوئی کاؤنٹر آپ کی طرف سے نہیں آیا تو میرا خیال ہے وہاں وہ پوزیشن کنسولیڈیٹ ہو جائے گی, اور شاید پھر ہم اسی طرح اسٹرگل کرتے رہیں کہ یہ اسٹیٹس جو ہے وہ واپس کیا جائے. آزادی کی لڑائی الگ ہے, اسٹیٹس کی لڑائی الگ ہے. یہ سلسلہ میرا خیال ہے پھر اور زیادہ تیزی اختیار کر جائے گا. اس لیے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خارجہ پالیسی کا چیلنج اب یہ بن گیا ہے, کیا ہم اس چیلنج کو سے کامیابی سے نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے خارجہ پالیسی کے حوالے کے لیے. مہر صاحب, آپ نے کچھ سجیشنز دی ہیں, دیگر ہمارے تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں پاکستان سفارتی سطح پر اس معاملے کو کیسے اٹھا سکتا ہے, کیسے اس سے نمٹ سکتا ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہم گفتگو کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنی صورتحال کے حوالے سے اور اپنے تجزیہ کاروں سے جان رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر اس معاملے سے متعلق کیا کر سکتا ہے. حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن صاحب, اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کو اس معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا تھا. اب آزاد کشمیر, اگر مقبوضہ کشمیر کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی کلسٹر بام سے حملہ کیا جا رہا ہے, تو پاکستان اس ساری صورتحال میں اب کس طریقے سے ریئیکٹ کرے؟ بھارت والا ہی انداز اپنائے یا پھر بات چیت کی طرف ہی رہے, تحمل کا ہی مظاہرہ کرے؟ بڑا مشکل ہے جی اس پہ, اس ساری صورتحال پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا, یہ گریجولی اس طرف جا رہی تھی بات. یہ جو ابھی بات کی کسی نے کہ الیکشن سے پہلے یہاں پروڈکٹ ہو رہا تھا کہ کشمیر کے لیے بہتر ہوگا, فلانا ہوگا, نہیں. اٹ واز ریٹن آن دا وال, اور اب آپ کے پاس چوائسز ہیں بڑی لمیٹڈ. اور میں بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں. یہ ونس فار آل یہ ٹنٹا ختم کرنا چاہیے, میرا تو خیال ہے. بہت امن شمن یہ جو ہے نا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ ضمیر شمیر, یہ بڑی بوگس باتیں ہیں.
یہ ہوائی باتیں کر کے دیں. اور ایک اور بات بار بار ہر آدمی اس ملک میں یہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ثالثی کا مجھے کہا گیا تھا. بھائی میں اگر میرا اور آپ کا کوئی تنازع ہے, میں کہتا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب ثالث ہوں گے, اس کے بعد بیک آؤٹ, دیٹس مائی رائٹ. ثالثی کا کوئی اصول ہوتے ہیں. فریقین اگر کسی بندے پہ, کسی شخصیت پہ, کسی ملک پہ جس متفق ہوں تو وہ ثالث ہوتا ہے. گھر بیٹھا کو کیسے ثالث ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں کس حوالے سے مودی نے بات کی ہو, یا اب وہ مٹھ رکھ کے بیٹھا ہے, پتہ نہیں کیا. اب اگر وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں مان رہا, یا اس طرف وہ نہیں آ رہا, وہ اس کا ذکر تک کرنا بھی گوارا نہیں کر رہا, تو that is his right, that is his privilege. دو متحارب لوگوں کے درمیان ثالث صرف وہ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں ایگری کریں. سو پاکستان کے پاس میرا نہیں خیال, اب آئی ڈونٹ نو, میں بات کرنا نہیں چاہ رہا, میں سچی بات یہ فیصلہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو کچھ اور فیصلہ کرتا جو شاید بڑا سین نہ لگے اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں. صحیح. حسن صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیان تھا, اس لیے بھی اس بارے میں ذکر نیائی صاحب اسی کانٹیکسٹ میں غالباً کر رہے تھے کیونکہ بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا گیا تھا اس کو. یہاں تک بھی تبصرے ہوئے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد. اب اگر بات کریں وزیر اعظم عمران خان کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ مودی اگر دوبارہ آتے ہیں حکومت میں تو ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ حالات بہتر ہوں گے, کمپیریٹیولی کانگریس کے مقابلے میں ان کا ریئیکشن اس معاملے کے اوپر بہتر ہو سکتا ہے. پھر عمران خان صاحب پہ جب تنقید ہوئی تو انہوں نے اپنے اس بیان کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا, ایکسپلین کرتے ہوئے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب کو بھی مودی سے متعلق اپنی سوچ کو باقاعدہ طور پر بدلنا ہوگا. دیکھیے, بات بیسیکلی یہ ہے کہ امریکہ کا ٹرمپ, برطانیہ کا وہ بورس یلسن, یہ نریندر مودی اور پاکستان کے عمران خان, سارے غیر روایتی سیاستدان ہیں. بلکہ سیاستدان کہنا عجیب, انہوں نے جو ساروں نے اپنی زندگی جو ہے یا اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے اپنے رستے اپنائے. بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جس دن ٹرمپ نے بات کی ثالثی کی, جس طرح عمران خان اور وائٹ ہاؤس میں دونوں کی آئو بھگت ہوئی, جس طرح وہ کشمیر پہ بات ہوئی, جس طرح سید علی گیلانی نے کہا کہ عمران خان پہلا لیڈر کے نہتے کشمیریوں کے لیے اس نے آواز اٹھائی, جس طرح دنیا میں وہ شور مچا, جس طرح نریندر مودی اپنی ہسٹری کے الیکشن کے بعد سب سے زیادہ تنقید میں آیا, اور پورے یعنی کانگریس نے کہا کہ یہ کیا کر کے آ گئے ہو, ٹرمپ سے کیا کر کے آ گئے ہو, ٹرمپ سے کیا خفیہ باتیں کر رہے ہو, تم نے تو ہمیں چھرا گھونپا ہے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. تو اس کے بعد یہ اگر دیر سے ہونا تھا تو نریندر مودی صاحب نے اس کو سویر سے جلدی کر دیا, نبیڑ دیا کام کو. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جیسے حسن نثار صاحب کہتے ہیں آپشنز بڑے محدود ہیں. آپشن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امن کو جیب میں ڈالیں, ضمیر کو جیب میں ڈالیں, اقوام متحدہ کو جیب میں ڈالیں, اور یہ جیب کو سی کر گھر چھوڑ دیں اور عملی طور پر اپنے بھائیوں کی مدد کریں کشمیر میں. ایک یہ آپشن ہے. دوسرا یہ آپشن ہے کہ آپ چپ چاپ کر کے, جیسے یہ آپ ہوتے ہیں, یہ معذرت خانہ قسم کے رویے اور یہ بیانات بازیاں اور یہ امن کو موقع دو اور فلانا, آپ کو وہ گھر آ کے کٹ رہا ہے اور آپ کو لتاڑے مار رہا ہے اور آپ امن کو موقع دے رہے ہیں. دے لیں امن کو موقع, 70 سال سے امن کو موقع دے رہے ہیں, تیسری چوتھی پانچویں نسل وہاں شہید ہو گئی ہے, آج وہاں اندر وہ عورتیں بچے لٹ رہے ہیں اور آپ امن کو موقع دے رہے ہیں. یعنی اگر ایک چودھری پنڈ کا آ کے مجھے ہر روز ایک تھپڑ مارے اور میں چوک میں آ کے کہوں کہ بھائی میں پنڈ کے امن کو موقع دے رہا ہوں, تو پھر اس طرح تو میں دیتا رہوں جب تک مجھے تھپڑ کھانے کی جرت ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ مودی صاحب کے بی جے پی کے یہ منشور میں تھا, یہ 80 کی دہائی سے جب وہ آئے ہیں تو وہ اسی کام میں لگے ہوئے تھے کہ مسجدیں ختم کرو, مسلمان ختم کرو, ہسٹری ختم کرو. یہ جو علیحدہ ایک ٹنٹنا لگایا ہوا ہے, یہ کشمیر وادی اور علیحدہ جھنڈا, علیحدہ وہ ترانے اور علیحدہ آزادی کی جنگیں, یہ ختم کریں, یہ سارا ختم کریں, ان کو اکٹھا کریں. اب ثالثی بھی مک گئی. اگر یہ نفاذ ہو گیا تو ٹرمپ صاحب کی کس پہ ثالثی کروائیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارا حصہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ یہ جد و جہد نہیں ختم ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے جد و جہد اور تھی,
अब इनकी जद्दोजहद और शुरू हो जाएगी, अब इसके खिलाफ हो जाएगी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अगेंस्ट हो गई हैं सिवाय का उसके, और ये भारत के लिए नुकसानदेह है। मगर हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये अब सोचने की बात है। और इस दुनिया ने कोई साथ नहीं देना, ज़हन में रखिएगा। बाय द वे, दुनिया आपके साथ कब किस मामले पे खड़ी हुई है और कब खड़ी हुई, आपका मुल्क टूट गया, आपके बलूचिस्तान से कलभूषण आपने पकड़ लिया, आपके पास कब। और फिर दूसरी बात है, भूखे नंगों के साथ कितने खत्म होते हैं, जो हर बंदे के मकरूज हों, जिनकी अपनी कोई हैसियत ही ना हो। चौथा नंबर है पासपोर्ट का आपके पाकिस्तान का, झंडे लगाए हुए दिल्ली के लाल किले पे आपने, तो आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, ये भी ज़हन में रखें। तो ये है कि मुसलमान भाई हैं, उसके लिए मैं भी तड़प रहा हूँ, आप भी तड़प रहे हैं, ये मुल्क भी तड़प रहा है। ठीक है, तो आपकी जो बात कर रहे हैं अमन को मौका देने वाली, ये इस पे हम हसन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। अभी हम हाफिजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, जो मजहर साहब अभी थोड़ी देर पहले सजेशन दे रहे थे कि पूरी कौम हम आवाज़ है ही इस मामले के ऊपर, इस कॉज के ऊपर, आप समझते हैं कि अपोजिशन, हुकूमत सब मिल के बैठे हैं इस मामले के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मामले से मुतालिक लॉबिंग की जाए, बात की जाए, अब वो वक्त आ गया है कि बाकायदा तौर पर इस तरीके से इस मामले को लेकर चला जाए? मेरे तीनों साथियों ने बड़ी बेशकीमत बातें की हैं। मजहर साहब की बातें खसूसी तौर पर खासी जामे थी, लेकिन मजहर साहब की जो सजेशन हैं वो आज के लिए या अगली तारीखों के लिए किसी तरीके से भी सूटेबल नहीं है। ये वो काम थे जो 2-3 साल या 4-5 साल पहले करने थे, क्योंकि मजहर साहब ने खुद ही फरमाया है, और मैं भी आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब वहाँ पे ये कैंपेन चल रही थी तो यहाँ हम क्या कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि मैं एक हसन साहब की बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं मेरे मुंह में मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आज ही मैंने देखा, मेरा ख्याल है हमारे वजीर खारजा के मुंह से निकला, या किसी एक बड़े अहम आदमी से, मुझे सुबह मैं खबरें देख रहा था, उन्होंने कहा जी हम फ्लैश पॉइंट में बैठे हैं। और मैं बिल्कुल, हसन साहब कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि हम फ्लैश पॉइंट में बैठे हैं और ये भारत को बता देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पागलपन का जवाब पागलपन ही से होता है। उसके लिए आप, हसन साहब कहते हैं कि मुझे सैनिटी जो है मेरी उसको चैलेंज ना हो जाए, तो सैनिटी की अभी जरूरत भी नहीं है। अगर कोई पागल है तो कोई पागल का जवाब दो। तीसरी बात यह है, जो अगली बात है वो ये है कि हम आज जो वावेला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो अब क्या हो, जब चिड़िया चुकी केस वो हो चुका है, वो भारत ने उससे पीछे नहीं होना। मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ कि जी हम जो है ये तिजारत की वजह से कोई हमसे पीछे हट गया है। ये तिजारत चीन का उसी तरह थी जब मसूद अजहर पे चंद साल पहले, 1 साल पहले वो सिक्योरिटी काउंसिल वीटो किया था, और वो इतना खतरनाक वीटो था कि सारी दुनिया उसको दहशतगर्द कहने पर तुली हुई थी। भारत जो है अपनी हथेलियां मार रहा था, चाइना ने उसको वीटो किया है। आज चाइना क्यों नहीं उसका बयान अभी तक आएगा भी नहीं, शायद ना, अल्लाह करे आ जाए। असल चीज ये जो देख नहीं रहे कि हमने इस सिलसिले में खुद एक हमारा पैराडाइम शिफ्ट आया है। हमने अमेरिका की खुशनुदी के लिए चाइना से तल्लुकात बहुत कम करनी है, अगर मैं नाराजगी का लफ्ज इस्तेमाल करूं, और ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इनकी हालात पे नजरें बड़ी गहरी नजर थी। एक बात मैं बड़ी अहम करना चाहता हूँ कि जब ये 2-2.5 साल पहले कश्मीर के अंदर बहुत ही आग लग गई थी और बुरहान वानी बेचारे को शहीद कर दिया गया था, तो उसके बाद बहुत लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए दिन हमारी गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने अपने तौर, हालांकि मैं जानता था कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मैंने ये एक प्रपोजल बनाई, मुझे याद नहीं आती कि उसमें हमारे राहिल शहीद साहब थे या बाजवा साहब आ चुके थे। मैंने कहा जी इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, राहिल शरीफ साहब या बाजवा साहब, फजल रहमान, जमात इस्लामी, मैं इनके एक प्रपोजल हर एक बार लेके गया, ये जाके मुजफ्फराबाद जलसा करें। वो टाइम था जब आपको कश्मीर के अवाम को यहाँ से जाके मुजफ्फराबाद जाके तकरीरें करके जो उनके बड़ी मसले होती है वहाँ उनको बताना था। वो टाइम था जब यहाँ आप इत्तेहाद दिखाते तो उसमें उनकी तहरीक जो ऑलरेडी चली थी, जिसका भट्टी साहब ने जिक्र किया है, सारों ने जिक्र किया है, उसको ताकत मिलनी थी। खुदा गवाह कि मेरी कोशिश जो थी वो सताब सराह थी, कोई दरख्वास्त नहीं आया, बल्कि कि मुझे इतना गंदा जवाब मिला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के साथ बैठ गए, मैं फलां के साथ बैठ जाऊँ, फलां के साथ बैठ जाऊँ, क्योंकि हमारे अंदर जो इक़्तिदार की जंग हमने पिछले 3-4 साल लड़ी है, उसने इस कौम को उस सुधार को बचाया है कि आज पहले की मेहनत करके खुदा के वास्ते रवैया नहीं है साथ बैठने वाला आपके ख्याल में, ठीक है, करने के काम है।
मुत्तहिद तो करें, उसकी मिन्नत तो करें कि खुदा के वास्ते गलियों सड़कों में कौम मुत्तहिद नहीं है। अगर आंखें बंद करना चाहते कर दें, जो रखना चाहते रखें, लेकिन खुदा के वास्ते इस पर सोचे जरूर कि इस कौम बगैर आप फ्लैश पॉइंट को भी ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आपको कुछ साथ होगा। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती कि इस मौके पे कि ये कैसे इस पर जोड़ के भेजें, लेकिन मदर साहब की बात को मैं फिर भी एंडोर्स करूंगा कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि कश्मीरी बैठना चाहिए साहब। ठीक है, अकेले सब जुए हुए ठीक है। और ऐसे जो हुए माजी में आप कह रहे हैं कि नहीं आपको ऐसे माहौल नजर आया, लेकिन बैठना चाहिए भाई साहब। ठीक, भर के मफादात बन चुके हैं। ठीक है, इसी मामले पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक तो जो इरशाद भट्टी साहब का कमेंट था कि अमन को मौका देने के अलावा अमन को मौका देने की बात ना की जाए, इसके अलावा आपके ख्याल में कोई ऑप्शन है? मजीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी? और फिर इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि दुनिया भर से ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। जी हसन साहब। नहीं सॉरी मैंने कहा था अमन को नहीं कि अमन कोई बुरी चीज़ है। मैंने कहा कि ये जो हमने झंडा उठाया हुआ है, रोज़ करते कुछ भी नहीं है, यही बातें करते रहते हैं, इस वजह से अमन नहीं। अमन आप दे मौका, अमन ही फर्स्ट ऑप्शन सेकंड लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये बात ये है कि इस रुमाल में सारी चीजें पैक करके ना पेश करें, कोई प्रैक्टिकल, कोई दुनिया में जाएं, कोई उनको उजागर करें। ठीक है, देखें बीबी, दो चार बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है ये जो अमन का विरद है ना, पूरी इंसानी तारीख आपके सामने पड़ी है। मैं कोई फलसफा नहीं बयान कर रहा। अमन बुनियादी तौर पे दो जंगों के दरमियान वक्फे को कहते हैं। पूरी बनी नौ इंसान की पूरी तारीख, ये सो कॉल्ड जो ब्रदर शरादर होते हैं, इवन उनकी दरमियानी तारीख। अमन बुनियादी तौर पे दो जंगों के दरमियान एक वक्फा, वो 10 साल का हो, 50 साल का हो या 100 साल का हो, वो दरमियानी वक्फा होता है। अमन नाम की कोई चीज दुनिया में न कभी थी, न है और न होगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस दुनिया को आप ग्लोबल विलेज कहते हो, ये ग्लोबल विलेज नहीं है, ये ग्लोबल मंडी है। और इस ग्लोबल मंडी का बहुत बड़ा ताजर और गाहक है भारत। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने दो बहुत खूबसूरत बातें की थी। एक तो उन्होंने ताजमहल पे ये बात की थी कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। बहुत खूबसूरत ये एक कॉम्प्लीमेंट था, ट्रिब्यूट था ताजमहल को। जी। दूसरी बात जो बिल क्लिंटन ने की थी, ये शायद हमारे दोस्तों में से अक्सरियत को याद हो, बिल क्लिंटन ने कहा था कि भारत की तो मिडिल क्लास हमारी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। जिसको इक्तसादियात और जिसको मैंने ग्लोबल मंडी कहा है, जिसको उसकी थोड़ी सी भी सेंस हो, उसको इस जुमले का सही मतलब समझ आएगा। सो अमन डिफाइन कर दिया मैंने नहीं किया, तारीख ने किया है। ये ग्लोबल विलेज का जो स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, उसको भी ये दुनिया अमलन आपको जो बता रही है, कह रहे होते हैं। देखें बात सुने, खास तरह के बच्चे को कहते हैं वो स्पेशल चिल्ड्रन। पहले कहते थे माजूर है बच्चा, ठीक है। अब जिसको पहले हम कुछ और कहते थे, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, अब वो उसे कहते हैं सेक्स वर्कर, सिंगल पेरेंट चाइल्ड। ये टर्मिनोलॉजी तब्दील हुई है, दुनिया तब्दील नहीं हुई। चंगेज खान और हलाकू आज भी मौजूद हैं। उनके चेहरे, उनके हुलिये, उनकी गुफ्तगू, उनकी लुगत तब्दील हुई है। सो ये अमन बोगस बात है। बाकी आपने को वायलिन बजाना है, अमन पे जरूर बजाएं, मुझे क्या एतराज है। मैं तो खौफजदा हूं। मैंने तो पहले ही ये कहा था आपको कि मैं बात नहीं करना चाह रहा कि मेरे पे इनसेन होने का। अदरवाइज लिमिटेड, मैंने कहा ना ऑप्शंस लिमिटेड है, आपको लिमिटेड भी नहीं है। ये भी पता नहीं हमारे दोस्तों में से किसने कहा था, कदम कदम पे कदम में जकड़े हुए गर्क हुए हुए लोग जो जेल में जिनको बिठाया हुआ है, उनको निकालो बाहर। वो जो मजीद निजामी मरहूम ने कहा था कि मुझे एटम बम के साथ बांध के फेंक दो, इनको फेंको।
जो यहाँ तक लेके आए हैं इस मुल्क को, जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल, क्या सूरत हाल, रमन शमन ये वो सारे ढकोसले, ये गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का लॉजिक और फलसफा होता है। ठीक, तो दुनिया को बता दो कि यार बस, इनफ इज इनफ। सैचुरेशन पॉइंट पे हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और हमारे इस जुमले को जैसे दिल चाहता है तुम्हारा इंटरप्रेट कर। ठीक है साहब, बावर कराएं ये एक आबादी है भारत जी, रोटी रोजी के लिए दुनिया में लगे फिरें। एक मुल्क है मुसलमानों के 50+ कंट्रीज, तो खैर है, इससे ज्यादा मुझे ना इसमें इन्वॉल्व करने तो बेहतर है। सही है हसन साहब, ठीक है। मजहर अब्बास साहब की तरफ। मजहर साहब, आखिर में आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे? सारी जो बहस हुई है, फौरी तौर पर क्या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल हो? वज़ीर आज़म का अभी तक बाकायदा इसके ऊपर कोई नई रिएक्शन आया। दूसरा, आज़ाद कश्मीर पर के तरफ से LOC की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, ये सारा मामला, इसके ऊपर एक सीरियस रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन किस किस्म का होना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इंडिया का दर्द क्या है। इंडिया का जो दर्द है वो ये है कि पाकिस्तान में अमन आ गया है, और हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, और हिंदुस्तान के जो एक्शंस हैं वो दरअसल हमें दोबारा उस इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो इंतहा पसंदी बढ़ी है, उस इंतहा पसंदी और पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी थी, उसमें उसका एक बुनियादी फ़र्क था कि हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल रही, पाकिस्तान में कभी भी इंतहा पसंदी को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं रही। और दूसरा ये कि अमन के माने बिल्कुल हसन साहब ने ठीक कहा, लेकिन मसला ये है कि जब मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ तो मैं आपके उस इख्तिलाफ का एहतराम भी करता हूँ, उस एहतराम को, और अगर वो एहतराम का रिश्ता ख़त्म हो जाए तो फिर इख्तिलाफात जो है उसकी नौयत दूसरी हो जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के लिए सबसे अहम क्या है, वो ये कि चाइना इस मसले पर क्या पोजीशन लेता है, क्योंकि चाइना की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब आप, क्योंकि अगर आप इसे CPEC के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो हिंदुस्तान का फैसला है इसके दूररस नताइज हैं इस चीज़ के, और इसमें चाइना का जो फैसला होगा और चाइना का जो बयान होगा वो बहुत अहम होगा हमारे लिए। क्या अब तक सुबह से जो सूरत हाल है, हमने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर आज़म ने चाइनीज़ प्रीमियर से बात की है, नहीं की, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा तो वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अगेन, जब मीडिएशंस के सिर्फ ये माने नहीं होते हैं कि दो फरीक राज़ी हों तो आप मीडिएट करें, उसके माने ये भी होते हैं कि अगर एक फरीक राज़ी ना हो तो उसे राज़ी कराया जाए, क्योंकि आप जब आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते और उसके नतीजे में कशीदगी बढ़ रही होती है, और कशीदगी इस इंतहा तक पहुँच जाती है कि जंग के ख़तरात हो जाते हैं, और जंग के ख़तरात भी दो ऐसे मुल्कों में हो जाते हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, तो फिर बीच में एक पड़ता है, ज़बरदस्ती पड़ते हैं लोग, माजी में भी पड़े हैं, ज़बरदस्ती आए हैं, रुकवाई है, जंग वाली सिचुएशन रुकवाई है, दोनों फरीक बातचीत को लिए तैयार नहीं थे, बातचीत करवाई गई है, यही होती है। सर खैर, आपका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन उसमें फिर बात सिचुएशंस में आपको बीच में पढ़ना पड़ता है। ये जब उन्होंने बात की थी, हमने उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, हमें बहुत कॉशन रहना चाहिए था जब उन्होंने ये बात की थी, उसमें हमें उसके ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत थी। लेकिन अब हमारे पास यही सूरत हाल है कि सबसे पहले हमारे अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो यूनिटी जो है उभर के सामने आनी चाहिए। हमें इसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखना चाहिए। जो हमारे करीबी साथी हैं उनको इंगेज करना चाहिए, खासतौर पे चाइना को इंगेज करना चाहिए, सऊदी अरब को इंगेज करना चाहिए, और फिर एक लाएअमल बनाना चाहिए। भरपूर यूनिटी दिखाने की जरूरत है। इस मामले पर हमारी तमाम तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से तो उस पर उनकी तरफ से कहा गया है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इससे बढ़ेंगी। ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, देखते हैं आलमी बिरादरी इसके ऊपर कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करती है, और अमरीका और चाइना का क्या आगे इसके ऊपर रिएक्शन आता है, वो भी ज़रूरी होगा देखना। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔